का स्वागत है। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पॉलिटिकल साइंस मेजर, फोर्थ सेमेस्टर। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया में जो सेकंड यूनिट है वो हमारा है नीति आयोग। नीति आयोग को एज अ इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव में हमें पढ़ना है और किस तरीके से जो नीति आयोग है किस तरीके से गठित हुआ, किस तरीके से इसने रिप्लेस करा, इसका आइडिया क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसकी गवर्निंग बॉडी है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, उन सभी चीज़ों को आज हम इस अपने लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, जो नीति आयोग है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये भारत के विकास या भारत के डेवलपमेंट के लिए एक क्रिटिकल, एक बहुत ही आवश्यक संस्था या बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था में से एक है। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है ना, वो है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना। जैसा कि आपने अगर डेफिनेशन पे अगर इसके फुल फॉर्म को ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका जो मेन पर्पस है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, इंडिया को आगे लेके जाना है, टीम इंडिया का गठन करना है। जो नीति आयोग है उसका जो गठन है वो 2015 में हुआ था, 1 जनवरी को, जो गवर्नमेंट के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, एक रेजोल्यूशन के थ्रू। बट इसका जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक अपने भाषण में प्लानिंग कमीशन को हटाने की बात कही थी और हम नए इंस्टीट्यूशन को उसकी जगह लेके आ रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका नाम है नीति आयोग। इसकी स्थापना करी थी। तो इसका जो, अगर हम नीति आयोग को ध्यान से देखें तो इसके 13 महत्वपूर्ण अधिदेश हैं जो बताता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका लक्ष्य क्या है, किस दिशा में ये काम करेगा, किस तरीके से ये काम करेगा, उसके बारे में। तो जो 13 मैंडेट पॉइंट्स हैं उनमें से सबसे पहला जो है वो है डेवलपिंग अ शेयर्ड विजन फॉर नेशनल डेवलपमेंट विथ स्टेट इन्वॉल्वमेंट। देखिए, जो पहला ही मैंडेट है वो ये कह रहा है कि राज्य की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास करना। ठीक है, उसके लिए हमें एक शेयर्ड विजन तैयार करना है, एक साझा दृष्टिकोण। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट में अगर हम देखें तो सेंटर प्लस स्टेट साथ में आके काम करें। ठीक है, हम स्टेट के इन्वॉल्वमेंट को हम दूर नहीं कर सकते, स्टेट को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा प्लानिंग में। ठीक है, फिर सेकंड जो है प्रमोटिंग कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। देखिए, ये कंसेप्ट आप लिख लीजिए क्योंकि नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट ये भी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय स्ट्रेंथनिंग स्टेट्स। तो इस पॉइंट को आगे हम लेक्चर में देखेंगे, मगर इसका मोटा मोटी यही है कि राज्य का एक तरह से जो हमारा जो संघवाद है, जो फेडरलिज्म है, उसमें एक तरह से कोऑपरेशन और अच्छा हो, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कोऑपरेट करे, सेंट्रल स्टेट से कोऑपरेट करे बहुत सारे विजन्स को लेकर, और स्टेट को मजबूत करना। ये हमारा सेकंड मैंडेट है। जो तीसरा जो मैंडेट है वो है फॉर्मुलेटिंग क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल। अब देखिए, ये जो तीसरा है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्रेडिबल प्लान्स की बारे बात कर रहा है कि वैसे प्लान जो व्यवहारिक हो, ग्राम स्तर पे वो हम उसको उसका हम उसको निर्वाहित कर सकें या फिर उसको क्रियान्वित कर सकें। ठीक है, तो ऐसे विश्वसनीय प्लान को बनाना, ठीक है, ग्राम स्तर पर, एंड एग्रीगेटिंग देम एट हायर लेवल, और साथ ही जब वो ग्राम लेवल पे बन रहा है उसको बड़े सेंटर लेवल पे भी एग्रीगेट करना। ठीक है, सेंटर पे भी एक तरह से एग्रीगेट करना कि मान लीजिए ये बेस है, ठीक है, विलेज, यहाँ पे कोई प्लान बनना है और इसके साथ साथ जो सेंटर लेवल पे है इन सबको यूनाइट करना, एग्रीगेट करना। ठीक है, हिंदी में अगर देखना चाहें तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाना और उन्हें उच्च स्तर पर एकीकृत करना। ठीक है, बड़े प्लान्स के साथ शामिल करना या हायर लेवल पे भी उनको समाहित करना। जो टीम इंडिया का जो है या फिर जो इंडिया का जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसके अंदर हम कैसे एग्रीगेट करें या फिर इस विजन को हम कैसे इंक्लूड करें जो विलेज लेवल पे वर्क हो रहा है या जो विलेज लेवल पे जो प्लान बन रहा है। जो फोर्थ है वो है इनकॉर्पोरेटिंग नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट इनटू इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। यानी
जो आर्थिक रणनीतियों में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को शामिल करना, कि जितने भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेगी या जो रणनीति बनाएंगे उसमें नेशनल सिक्योरिटी को हमें प्रायोरिटी या फिर इस वाले एंगल को हमें जरूर शामिल करना है। जो पांचवा है, फोकसिंग ऑन वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पे जो पांचवा है कि हमें जो वंचित समाज है, जो कमजोर वर्ग है, उस पे ध्यान केंद्रित करना, पांचवा जो मैंडेट है। जो छठा है, डिजाइनिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अब देखिए, जो पॉलिसीज का जो मीनिंग होता है ना, पॉलिसी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, मगर जो पॉलिसी का जो अजम्पशन है नॉर्मली, वो हम लॉन्ग टर्म के लिए मान के चलते हैं कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए या 20 साल के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क को डिजाइन करना और मॉनिटरिंग प्रोसेस को बनाए रखना, या फिर पॉलिसी हमने बनाई है या जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसकी मॉनिटरिंग करते रहें, उसकी निगरानी करते रहें कि क्या वो अपने उद्देश्य से हट तो नहीं गई है या उसी पे टिकी हुई है या फिर कुछ अड़चन आ रही है। तो हमें हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित रखना है, यानी मॉनिटर करते रहना है पॉलिसीज को। इस वाले पॉइंट में अगर हम ध्यान से समझे तो ये बात कर रहा है कि जो पार्टनरशिप का लेवल है ना, वो हमें इंटरनेशनल लेवल को भी इंक्लूड करना है। कि मान लीजिए अगर नीति आयोग चाहे तो बाहर का कोई जो थिंक टैंक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन को भी शामिल कर सकता है, उनकी रिसर्च को भी शामिल कर सकता है, या उनकी भी हेल्प ले सकता है अपनी पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए या नीतियों को बनाने के लिए। भारत के लिए कोई नीति बनानी है तो हाँ, हम बाहर के जो थिंक टैंक है, यानी जो संस्थाएं हैं जो एक किसी मुद्दे पे काम कर रही है, तो हम उसके इनपुट्स को यूज कर सकते हैं या उन उन इनपुट्स को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क में। आठवां है, क्रिएटिंग अ नॉलेज एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। यहाँ पे देखिए कि एक तरह से नॉलेज के ऊपर बात करी जा रही है कि देखिए आज के टाइम में इंटरनेशनल आईपीई को ध्यान से देखिएगा तो ये एक तरह से नॉलेज ड्रिवन हो गई है, ठीक है। तो नॉलेज क्रिएट करनी है और इनोवेशन के लिए हमें एक इकोसिस्टम तैयार करना है जहाँ पे लोग एक तरह से नवाचार कर सके, ज्ञान को बढ़ावा दे सके या फिर ज्ञान की संकल्पना कर सके। रिजॉल्विंग इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशू। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर जो सरकारें हैं भारत के अंदर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, सेंट्रल या स्टेट, इनके आपस के बीच में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंटर, अब जैसे मान लीजिए सेंटर के पास भी बहुत सारे सेक्टर है, जैसे करेंसी, इकोनॉमिक सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, तो वॉरियस सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है या फिर जो प्रॉब्लम है या जो उनके इश्यूज है उनको सॉल्व करना। और एक तरह से जो इंटर डिपार्टमेंटल भी है, मान लीजिए सेम मिनिस्ट्री के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है उसको एक तरह से स्मूथ करना, मतलब उनके जो इश्यूज हैं उन सभी को सॉल्व करना। जो 10वां है, मेंटेनिंग अ रिसोर्स सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। मेंटेनिंग अ रिसोर्स सेंटर, कि एक तरह से हमें ऐसे रिसोर्स सेंटर्स बनाने हैं जहाँ पे हम गुड गवर्नेंस और बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल को हम मेंटेन कर सके। हमें ऐसे रिसोर्स सेंटर को मेंटेन करना है जहाँ पे हम जो गुड गवर्नेंस है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको कलेक्ट कर सके या उनको मेंटेन कर सके। और जो 11वां है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन, कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, इन सभी प्रोसेस को देखना। जो 12वां है, फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है उस पर ध्यान केंद्रित करना और ऐसी क्षमताओं को विकास करना या फिर जिससे ये जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो स्मूथ हो सके या उसको बढ़ावा मिल सके। जो 13वां है, अंडरटेकिंग अदर एक्टिविटीज टू फर्दर द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, कि और भी अन्य जो क्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं जिससे हमारे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को पूरा करे या फिर इसको बढ़ावा मिले, नेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, उन सभी को शामिल करना है। राष्ट्रीय विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अन्य गतिविधियां करना, मतलब कोई
और भी अन्य कोई गतिविधियां करनी है जिससे हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट और अच्छा हो, बढ़े, विकास हो पाए, तो ऐसी क्रियाओं को करने में अन्य क्रियाएं भी शामिल हैं। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की आइडेंटिटी एंड ट्रांजिशन के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए कि देखिए, जो नीति आयोग है ना, वो एक तरह से रिप्लेस कर रहा है किसको? प्लानिंग कमीशन को, पीसी को। तो सबसे पहला जो देखें, तो सबसे पहले आप ट्रांजिशन को देखिए। जो नीति आयोग है वो एक तरह से प्लानिंग कमीशन से बिल्कुल डिफरेंट है। प्लानिंग कमीशन कई बार इसलिए क्रिटिसाइज करा जाता था, एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, एक तरीके से सेंट्रलाइज प्लानिंग है यहाँ पे। मगर यहाँ पे जो नीति आयोग है, जो ट्रांजिशन लेके आता है, या जो जो चेंज लेके आता है, जो नीति आयोग चेंज लेके आता है, वो लेके आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ठीक है, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना, यानी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि आप जब भी नीति का निर्माण करें तो आपके ध्यान में क्या हो? साक्ष्य हो, एविडेंस, यानी आपके पास पहले का डेटा हो। कोई भी चीज पे आप पॉलिसी बना रहे हैं तो अच्छे से डेटा को ध्यान में रखना है, जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो पहला जो देखे जो तो पहला हम देखते हैं कि ये योजना आयोग से परिवर्तित है। ठीक है, ये ट्रांजिशन फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, ये योजना आयोग से आगे की बात करता है, ये परिवर्तन की बात करता है। उसके बाद हम देखते हैं क्रिटिक ऑफ द पास्ट सिस्टम। अब अगर हम देखें इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी एंड ट्रांजिशन को सेकेंड फेज में, तो जो गवर्नमेंट है उसने ये रिकॉग्नाइज करा कि आज का जो 21वीं सदी का जो भारत है उसकी समस्याएं अलग हैं। ठीक है, उसका गवर्नेंस प्रोसेस अलग होगा। ठीक है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज अलग होगी, इसीलिए उसने सेंट्रलाइज सिस्टम से हटकर, टॉप डाउन सिस्टम से हटकर एक कोलैबोरेटिव मॉडल और स्टेट्स को साथ लेके आने की बात कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा ये है कि पास्ट में जो व्यवस्था थी उसका एक तरह से क्रिटिक कर रहा है, और ये सामने रख रहा है कि जो पुराना जो व्यवस्था थी, जो सरकारी व्यवस्था थी पुरानी, उससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हमें एक अलग तरीके का सेपरेट गवर्नेंस प्रोसेस की जरूरत है, स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जो कि अलग हो सेंट्रलाइज टॉप डाउन मॉडल अप्रोच से। ठीक है, तो इन सब से आगे बढ़ने की जरूरत है, सेंट्रलाइज मॉडल से और टॉप डाउन से। अब देखिए, सेंट्रलाइज मॉडल और टॉप डाउन मॉडल, ये दो अप्रोच आपके सामने आ रहा है। देखिए, सेंट्रलाइज मॉडल का मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे ये हमारा भारत का एक तरीके से देखो। ठीक है, ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली, और यहीं से पूरी प्लानिंग हो रही है, तो ये सेंट्रलाइज, केवल दिल्ली के अंदर ही सारी प्लानिंग हो रही है, एक टॉप पे प्लानिंग हो रही है, और यही पूरे भारत पे इम्प्लीमेंट हो रही है हर जगह। ठीक है, ये चीज। तो दूसरा, टॉप डाउन, मतलब टॉप पे पॉलिसी बन रही है और नीचे अप्लाई हो रही है, तो इससे हटने की जरूरत है। तो ये लेके क्या आया नीति आयोग? कोलैबोरेटिव, मतलब जितना भी पूरे स्टेट्स हैं, पूरे सभी लोगों को एक एक साथ लेके आओ, मंच पे लेके आओ। ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेट करो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करो, सेंटर के साथ। तो ये इसका मॉडल है। तीसरा, थिंक टैंक। नीति आयोग इज डिजाइन टू एक्ट एज अ पॉलिसी डायनमो। ठीक है, पॉलिसी डायनमो का मतलब यह है कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजी, पॉलिसी एडवाइस देना, दोनों स्टेट लेवल और सेंटर लेवल पे। ठीक है, सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, दोनों को पॉलिसी एडवाइस देना। ठीक है, कौन कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए उन वो एडवाइस देना। ठीक है, और साथ ही साथ नीति आयोग जो बाहर विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पे जो चेंजेस आ रहे हैं, उन सब के लिए है उसका इंडिया आधारित सॉल्यूशन, मतलब इंडियन अप्रोच क्या है, एक तरह से इंडिक अप्रोच की बात करता है। ठीक है, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम, जैसे मान लो कि कोई एक प्रॉब्लम मान के चलो। ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम मान के चलो कि जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई
एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का एक तो वेस्टर्न सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे पेमेंट का मान के चलो, ठीक है, जैसे आपका यूपीआई आया था, ठीक है, यूपीआई, तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स थे, ठीक है। हम चाहते तो पेपल को यूज कर लेते, जो अमेरिकन है, मगर हमने क्या करा, यूपीआई का इजाद करा। तो इंडियन अप्रोच सेंटर में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है, और ग्लोबल चेंजेस को अडॉप्ट करना, ठीक है। ये नहीं है कि हम ग्लोबल चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, कि हम अपने अंदर ये कूप मेंढक या फिर अपनी तरफ ही देखेंगे, नहीं, हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है उन सब का भी ध्यान रखते हुए नीतियों का निर्माण करना। तौर पे देखें, जो नीति आयोग के जो चैलेंजेस थे, ये प्रारंभ में क्या क्या चुनौती थी और किन किन क्षेत्र पे उनका ध्यान था, ज़्यादा ध्यान था, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, सबसे पहला जो था कि इंडिया की जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है ना, उसको चेंज करना, कि जो इंडिया में जो अप्रोच है कि कमांड बेस्ड, यानी जो सेंट्रलाइज कमांड सिस्टम है, उस व्यवस्था को चेंज करना, ठीक है, सेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर को एक तरह से चेंज करना। उससे क्या लेके आना, एक कोलैबोरेटिव एंड इनोवेटिव अप्रोच लेके आना। देखिए, कोलैबोरेटिव का मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है पॉलिसी को लेकर, उसमें केवल और केवल सेंट्रल कुछ ही लोग शामिल ना हो, ठीक है। कोई भी इशू को या फिर कोई भी मुद्दे को कुछ लोग नियंत्रित ना करें, कई बार इनको एलीट बोला जाता है, और बाकी जो मासेस हैं या फिर जो बाकी लोग हैं, जो स्टेट्स हैं या फिर जो भी है, वो इस डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बन पाते। मगर जो नीति आयोग है, उसने क्या करा है, इसने इसी प्रिंसिपल को महत्वता दी कि हमें कोलैबोरेट करना है, यानी एक तरह से अधिक सहयोगी बनना है, ठीक है, और इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन की ओर हमें आगे बढ़ना है, कि हमें एक तो क्या, एक तो कोलैब करना है, ठीक है, कोलैब करना है, प्लस में इनोवेट। अब और भी जो नए नए हमारे पास टूल्स है, टेक्निक्स है, उसके माध्यम से हम पॉलिसीज को बनाएं, जैसे कि हमने शुरू में ही देखा, एविडेंस बेस्ड क्रेडिबल पॉलिसीज। तो उन सब का यूज करते हुए हम पॉलिसी को फॉर्म करें। तो देखिए, जो इनिशियल फेज है, जो इनिशियल जो एरिया, फोकस एरिया है, उसमें क्या है कि रैशनलाइज करना, जितनी भी सेंट्रल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज है ना, उनको रैशनलाइज करना। देखिए, रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि एकदम से किसी भी संसाधन का एक तरह से ऑप्टिमम यूज करना, ठीक है, किसी भी एक साइंटिफिक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, सोचना, स्कीम को फॉर्मुलेट करना, तो एक तरह से रैशनलाइज प्रोसेस को इंक्लूड करना, ठीक है, या फिर तार्किक या युक्तिकरण व्यवहार नीतियों के अंदर लेके आना, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है उसके अंदर। फिर दूसरा जो है कि रिफॉर्मिंग स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस, कि जो स्टेट में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जो मिशन चल रहे हैं, उसको रिफॉर्म करना, ठीक है। तीसरा है प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए, जो इनोवेशन है उसको महत्वता देना, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप समझोगे ध्यान से, तो ये इसका हिंदी में होता है उद्यमिता। तो इसका मतलब ये होता है कि जो, देखिए, आज भी उतने ही समाज में संसाधन उपलब्ध है जितने पहले थे, मगर उन्हीं सीमित संसाधनों से, यानी जो लिमिटेड रिसोर्स से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, या हम अपना अप्रोच, जैसे एक एक एग्जांपल देखिए कि अ, आज से पहले भी ये टू व्हीलर बाइक्स होती थी, ठीक है, मोटरसाइकिल होती थी, ठीक है, मगर एक व्यक्ति ने दिमाग क्या लगाया कि एक एप्लीकेशन क्रिएट करा और एक तरह से बाइक पूलिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो आपको दिखता होगा, रैपिडो दिखता होगा, उबर दिखता होगा। तो किसी व्यक्ति ने जो उसी संसाधन, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उसी में एक नया, एक एंटरप्रेन्योर अप्रोच लेके आके क्या करा, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, बस एक एप्लीकेशन क्रिएट करा और एक तरह से लोग उससे बेनिफिट होना स्टार्ट हो गए। तो ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और भी चीज़ों में आप देख सकते हो, बहुत सारी ये जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, तो ये होता है एंटरप्रेन्योर, कि जो इसमें कोई नया रिसोर्स क्रिएट नहीं करना है, वो अवेलेबल रिसोर्स में ही ऐसा
पैटर्न क्रिएट करना है जिससे हम और अच्छा ऑप्टिमम यूज कर सके रिसोर्सेज का, इनोवेशन को प्रमोट करना। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो डिस्कॉम्स है, जो आप देखोगे ध्यान से कि अभी कुछ टाइम पहले तक इंडिया के जो विलेजेस थे उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाया था। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना विजिलेंस लेवल पे ये डिस्कॉम का काम होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। तो उनकी उन कंपनियों को मजबूत करना, उनको बदलना या फिर स्ट्रेंथन करना, ये शुरुआती तौर पे जो लक्ष्य था। एक्सपेक्टेडिंग पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स, या फिर जो जो पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स थे, जो नेक्स्ट है हमारा वो है पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में तेजी लेके आना, जो कि हम जो बिजली है, जो पावर सेक्टर है, उसको बहुत ही जल्दी से हम उसका विकेंद्रीकरण करें, लोगों के पास पहुंचे, उस प्रोजेक्ट को मजबूत अच्छा करें, जिससे जो पावर ट्रांसमिशन है। जो इसके बाद का पॉइंट है कि जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, इन सब पे ध्यान देना। तो अगर आप देखोगे ये तीनों पॉइंट अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक तरह से जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको मजबूत करना, इस एकदम ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाना इलेक्ट्रिसिटी को। उसके बाद है टैकलिंग वाटर स्कैरसिटी थ्रू वाटर सेट डेवलपमेंट, घर घर तक पानी पहुंचाना, जहाँ पे भी पानी की कमी है वहाँ पे नए प्रोजेक्ट लेके आना, जो पानी की कमी है उसको दूर करना। इनहेंसिंग डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, की जो डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाना या उनको बढ़ाना। बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उनको बढ़ावा देना, जो घरेलू उत्पाद हैं, और साथ ही साथ जो रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, जो सौर ऊर्जा है या नवीनीकरण ऊर्जा है, उसको महत्वता देना। इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर रिम्यूनरेशन, तो देखिए यहाँ पे एक तरह से किसानों की आय पे ज़्यादा फोकस किया गया कि उनका जो रेम्यूनरेशन है उनको अच्छा करा जाए, उनकी इनकम को डबल करा जाए। सपोर्टिंग स्वच्छ भारत मिशन, तो शुरुआत के दौर में ये नीति आयोग के एक तरह से फोकस एरिया थे। इन सभी पे नीति आयोग ने ध्यान केंद्रित करा और इस पे अपनी पॉलिसीज आउटपुट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए। और सबसे प्राइमरी सेक्टर में इनिशियल फेज में इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस रखा गया। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की संरचना के बारे में कि क्या कंपोजिशन है नीति आयोग के अंदर, किस तरीके से व्यवस्थित है। तो देखिए जो हेड है वो चेयरपर्सन है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आती है गवर्निंग काउंसिल आती है। गवर्निंग काउंसिल में जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं गवर्निंग काउंसिल के अंदर। उसके बाद आता है आपका रीजनल काउंसिल, यानी बहुत सारे, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एक रीजन हो गया, एक साउथ का रीजन हो गया, या फिर एक तटीय इलाकों का हो गया। तो इस तरीके से रीजनल काउंसिल्स बना रखे हैं जो कि नीड बेस एक तरह से फॉर्म करे जाते हैं, नीड के आधारित पे यानी ज़रूरत के आधार पे। तो उसके अंदर जो रीजनल काउंसिल है उसमें जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं जो भी उस रीजन के, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो सभी, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो है उनको नॉमिनेट करते हैं। फिर उसके बाद स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिसर्चर्स और भी जो डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं उन सबको भी बुलाया जाता है। क्योंकि नीति नीति निर्माण करना या पॉलिसी पे कोई काम करना ये एक्सपर्ट का डोमेन हो जाता है। उसके बाद एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और ये एक सेक्रेटरी रैंक का एक ऑफिसर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नीति आयोग की संरचना है, इस तरीके की व्यवस्था इस संस्था में। अब हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स को देखते हैं, नीति आयोग की जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, मगर दो कैटेगरी में हम इन प्रिंसिपल्स को समझेंगे। देखिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, जो कैटेगरी ए का है, वो है सर्वदेशिक। सर्वदेशिक, इसका अर्थ है ऑल राउंड, ऑल राउंड डेवलपमेंट।
एक तरीके से ऑल राउंड पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वस्पर्शी, सर्वस्पर्शी यानी ऑल परवेसिव। उसके बाद है सर्वसमावेशक, सर्वसमावेशक, इसका हो गया ऑल इंक्लूसिव। और जो चौथा है वो है सर्वांगीण, सर्वांगीण यानी होलिस्टिक। तो ये 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं नीति आयोग के। अगर हम दूसरे कैटेगरी 2 के देखें या फिर हम दूसरे तरफ देखें तो जो प्रिंसिपल है वो है अंत्योदय, अंत्योदय, इंक्लूजन, विलेज और पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन। ये कैटेगरी 2 यानी ये एक तरह से ये सारा मिला के दो दो ही मतलब ये इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी नीति आयोग के ये सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। अगर कैटेगरी नहीं भी आप डिफाइन करते हैं मगर ये इनके गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो देखिए अंत्योदय का ये जो आइडिया है ये दीनदयाल उपाध्याय का आइडिया था, यानी जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है या फिर जो अंतिम पुअर से पुअर, जो मार्जिनलाइज, जो डाउन ट्रोडन है उस तक विकास पहुंचे, उसका उदय हो। दूसरा इंक्लूजन यानी समावेशिक हो या समावेशी हो। जो तीसरा है वो है विलेज, यानी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है विलेज को कहीं ना कहीं छूटे ना, इसको इंक्लूड करा जाए, विलेज को भी प्राथमिकता दी जाए। और जो लास्ट है वो है भागीदारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भागीदारी, ठीक है। तो भागीदारी सुनिश्चित करना गवर्नमेंटल प्रोसेस में, डेवलपमेंटल प्रोसेस में, एक पार्टिसिपेटरी सिटीजन सामने आए हमारे, क्योंकि गुड गवर्नेंस में सिटीजन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं नीति आयोग के। नीति आयोग को अगर हम सिंपल सा बोले कि जो नीति आयोग है वो एक्चुअल में इन दोनों को कंबाइन करता है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन किस तरीके से, देखिए एक 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 मेटाफोर के तौर पे समझिए कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम। तो जो एक टीचर है उसका जो एक लक्ष्य है या फिर एक जो मोटिव है या फिर जो स्कूल का भी जो मोटिव है वो क्या है, स्टूडेंट्स के बीच में क्या हो, एक कोऑपरेटिव बिहेवियर हो, ठीक है। एक दूसरे से क्या करें, कॉर्पोरेट करें, ठीक है। दूसरे एक दूसरे स्टूडेंट्स का हर व्यक्ति सम्मान करे, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स का, तो उनके बीच में, बच्चों के बीच में एक कॉर्पोरेट यानी सहकारिता आए, एक दूसरे की मदद करें। तो एक तो ये है स्कूल का उद्देश्य। दूसरा ये है कि कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पे जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन है, ठीक है। आप किसी को पीछे नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो स्कूल भी क्या करता है, यही दो काम करता है। एक तो आपके अंदर एक तो यानी एक तालमेल का विकास हो, एक एक सहकारी विकास हो, मतलब आप एक दूसरे की मदद करें, एक टीम वर्क आप कर पाए, ठीक है। तो एक दूसरे से कोऑपरेट करें। दूसरा कंपटीशन है, कंपटीशन से होता है क्या है कि आपके अंदर की चीजें निखर के आती हैं, ठीक है। तो हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड कराना। तो सेम जिस तरीके से टीचर का जो रोल है क्लासरूम में ये दो वैल्यूज को आगे बढ़ाना, ठीक है, उसी तरीके से जो नीति आयोग है इन्हीं दो वैल्यूज को आपके सामने रखता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि देखिए जो नीति आयोग का जो सबसे पहला जो जो नीति आयोग का जो प्रयास है वो ये है कि केंद्र और राज्य और साथ साथ राज्यों के बीच में एक क्या हो, एक हेल्दी कंपटीशन हो, यानी एक प्रतिस्पर्धा हो, ठीक है, बेहतर करने का, बेहतर व्यवस्था देने का, सुशासन देने का, ठीक है। इट प्रमोट्स अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी रिवाइवलिटी। इससे होगा क्या, देखिए जब आप कंपटीशन करेंगे, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कंपटीशन करेगा या सेंटर से कंपटीशन करेगा कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा विमेन सिक्योरिटी है, तो इससे क्या होगा, एक तरह से जो सिक्योरिटी का जो पैमाना है वो बढ़ेगा,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विमेन का जो हमने एग्जांपल लिया, ठीक है। अब एक स्टेट बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल केरल हो गया, ठीक है, वो बोल रहा है कि नहीं सबसे अच्छी जो सेफ है विमेन यहाँ पे है, ठीक है। तो दूसरी तरफ कर्नाटका भी बोल रहा है, तो ये दोनों कंपटीशन और अच्छे मेजर्स करें जिससे ये जो सिक्योरिटी है विमेन की उसको इंश्योर कर सके। साथ ही साथ ये दोनों स्टेट स्टेट दिल्ली से भी यानी सेंटर से भी मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं दिल्ली में सबसे अच्छी दिल्ली से ज़्यादा हमारे पास अच्छी सिक्योरिटी है, ठीक है। तो एक हेल्दी रिवाइवलरी आएगी स्टेट्स के बीच में, ठीक है, जो कि हम वो भारत देश के लिए बहुत जरूरी होगी, ये नेशनल प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना। तीसरा है, अब देखिए ये जो तीसरे वाले पॉइंट में ये है कि जो आयोग है नीति आयोग, अब ये जो हेल्दी कंपटीशन को कैसे बनाएगा, ये इसको एक तरह से ट्रांसपेरेंट कैसे करेगा, तो वो बहुत सारे इंडेक्स को सामने रखेगा कि हेल्दी इंडेक्स ये है, या फिर जो डेवलपमेंटल इंडेक्स ये है, सिक्योरिटी इंडेक्स ये है, तो इसमें रैंक्स देगा स्टेट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से रैंक सिस्टम से, अब मान लीजिए जैसे विमेन सिक्योरिटी के हिसाब से जो स्टेट है वो सबसे टॉप पे, अगर एक स्टेट को हम रखेंगे जैसे हिमाचल रख दिया फॉर एग्जांपल पे, दूसरे पे हमने केरल रख दिया, तीसरे पे महाराष्ट्र रख दिया, तो ऐसे करके जब रैंकिंग सिस्टम होगा तो स्टेट्स में कंपटीशन का भाव आएगा कि नहीं हम हो सकते हैं और अच्छी सुविधा दे सकते हैं, राजस्थान क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना है, जो इंडेक्स देना या इंडिकीज देना। अब इन इंडेक्स के पीछे भी ना कोई मेथड होगा, कोई तरीका होगा। और जो चौथा है वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब देखिए ये जो नीति आयोग ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेके आया, वो इसीलिए लेके आया है कि जो गवर्नेंस मॉडल है, ठीक है, और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है या रीजन है उनका डेवलपमेंट किया जा सके, समस्याओं को ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के वैल्यूज को सामने रखता है नीति आयोग। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो सेकंड जो है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद। देखिए कोऑपरेटिव का और भी मतलब होता है कि आप संयोग करना, एक संयोगी संघवाद भी कह सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद, इसको सहयोगी संघवाद भी कह सकते हैं और भी अन्य नामों से, यानी कोऑपरेट करना, एक तालमेल या फिर संयोग करना, ठीक है। तो नीति आयोग का एक तरह से गठन ही इसको आगे बढ़ाने के लिए है कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में एक दूसरे को कोऑपरेट करें, या सेंटर स्टेट या स्टेट स्टेट आपस में कोऑपरेट करें एक दूसरे से। और इसका उद्देश्य यह है कि नीति आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए जहां पे जो टीम इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूट हो या यूनाइट हो, ठीक है। टीम इंडिया का मतलब ये है कि जितने सेंटर प्लस में ऑल स्टेट्स प्लस में यूनियन टेरिटरीज और बाकी जो भाग है ये सब एक मंच पे आए, ठीक है। इससे टीम इंडिया बन के सामने आएगा, टीम इंडिया फ्रेमवर्क, जिससे जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। अब ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये किसके माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, ये बढ़ाया जाता है जो टाइम टू टाइम एंगेजमेंट हो रहा है, स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर आपस में मिल रहे हैं, पॉलिसी पे इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, इस तरीके से कोऑपरेटिव बिहेवियर को हम इनहेंस कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये जो कोऑपरेटिव बिहेवियर है, ये जो सहकारिता है, वो आगे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या फिर उनके जो सब ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो नेशनल इशू है उनके ऊपर बातचीत करवाना, स्टेट्स के बीच में संवाद करवाना। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो स्टेट्स का पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, पॉलिसी इवैल्यूएशन में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का एक तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे कि हम ये जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है हम उसको पूरा कर सकें। तो हमारे सामने ये दो वैल्यूज सामने आती हैं, एक तो आता है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म और दूसरा जो आता है वो आता है हमारा कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। ये दो प्रिंसिपल्स आप जरूर याद रखिएगा नीति आयोग के। अब देखिए जो इंडिया के प्लानिंग का जो हिस्ट्री रहा है वो हम देखते हैं कि योजना आयोग से
नीति आयोग तक हम किस तरीके से आए, ठीक है। नीति आयोग तक देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से जो यहाँ पे हम शिफ्ट आए हैं, तो अगर हम इंडिया में देखें जो प्लानिंग है ना, वो टू एजेंसी करती थी, यानी दो प्रमुख संस्थाएं करती थी। एक तो आपकी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, दूसरी जो है वो आपकी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब हम इन दो संस्थाओं को थोड़ा संक्षिप्त में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दो संस्थाओं के बिना हमारा जो इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है वो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक इन संस्थाओं के बारे में हमें नहीं पता होगा कि क्यों हमें ये जो योजना से हमें नीति की ओर क्यों जाना पड़ा, ठीक है। इस जर्नी को हमें समझना है, ठीक है, इस जर्नी को। अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल, इसके बाकी सारे चीजें कर लिए। तो सबसे पहला है प्लानिंग कमीशन और दूसरा है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उससे पहले एक बार आप पॉलिसी और प्लानिंग को समझिए। पॉलिसी, प्लानिंग, अगर हम देखें, अगर हम क्वेश्चन सिंपल सा पुटअप करें हैं यहाँ पे कि पॉलिसीज़ होती क्या है, जिसको हम नीति बोलते हैं, वो नीति होती क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो नीति है वो क्या हम कह सकते हैं, ये क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, क्योंकि कि ये नियमों का गुच्छा है या फिर ये सिद्धांतों का एक समूह है जो हमें मदद करता है डिसीजन लेने में। सबसे पहला, डिसीजन लेने में, ठीक है, पहला। दूसरा, हम कौन सी क्रियाएं या फिर एक्शंस हम कौन कौन से लें। फिर उसके बाद हमारे आउटकम्स को ये डिसाइड करता है, यानी रिजल्ट्स। तो अगर हम सिंपल से देखें कि जो पॉलिसी होती है वो प्रिंसिपल्स हैं या प्लान कह सकते हैं हम, ठीक है, प्लान। क्योंकि पॉलिसी अगर कंपैरिजन में देखें, पॉलिसी और प्लान में अगर अंतर हम देखें तो पॉलिसी बड़े लेवल पे होती है और जो प्लान होता है वो छोटे लेवल पे होता है, ठीक है। और दोनों का जो मकसद है प्लान एंड पॉलिसी का, वो होता है आपको गवर्न करना या मैनेज करना, ठीक है, गवर्न करना या मैनेज करना। तो हमने देखा कि जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो क्या है, एक तरह से हम नियम कह सकते हैं या सिद्धांत कह सकते हैं जो हमारे डिसीजंस, एक्शंस और आउटकम्स को गाइड करती है, ठीक है, गाइड करती है, यहाँ पे लिख लीजिए, या मार्गदर्शन करती है, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वर्ड को हाईलाइट करिए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो पॉलिसीज़ को हम और भी तरीके से हम देख सकते हैं। तो पॉलिसी अगर हम ध्यान से देखें तो पॉलिसी को हम ये भी कह सकते हैं, पॉलिसीज़ लॉ भी होती हैं, लॉज। पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट भी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं। हम कह सकते हैं पॉलिसी प्रोसीजर्स भी है, जो प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो होते हैं। या फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। या हम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी कह सकते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। यहां पे लिखा होगा हिंदी में इरादे के कथन, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है आपका इरादा या फिर आपकी जो सोच है। तो हम पॉलिसी को इन इन शब्दों में या फिर इस कंसेप्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलिसी लॉज होती है, डॉक्यूमेंट होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। हम कह सकते हैं ये एक तरह से माइंड मैप होता है, ठीक है, माइंड मैप होता है, ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। हम कोई भी काम जब हम करते हैं तो हम
कुछ ना कुछ हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हमें इस तरीके से काम करना। तो पॉलिसी ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम और स्पेसिफिक होके देखें कि पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक अगर हम होके देखें ध्यान से, तो पॉलिसी इज़ अ सेट ऑफ ब्रॉड गाइडलाइन। तो यहाँ पे जो वर्ड आता है ब्रॉड गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स दैट हेल्प अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम बात करेंगे कि पॉलिसी की, तो हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि जो नीतियाँ होती है ना, वो आमतौर पर अमूर्त होती है, ठीक है। नो डाउट वो एक डॉक्यूमेंटेड होती हैं, मगर हम ये कह सकते हैं कि जो नीतियाँ हैं, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको यहाँ पे मिटा दें यहाँ से, एक व्यक्ति के माइंड में, ठीक है, ये माइंड के अंदर, माइंड में जो है, जो अमूर्त है यानी इंटेंजिबल है, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बट दे लीड टू रियल टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल। जो पॉलिसी होती है आपका, इस यहाँ का सफ़र है एक तरीके से, इनटेंजिबल से टेंजिबल की ओर जाना, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको मिड डे मील या फिर जो पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स का, वो क्लास में इंक्रीज़ करना है, पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का वो अगर इंक्रीज़ करना है, तो आप कैसे कैसे पॉलिसीज़ बनाते हो या कैसे कैसे मैप स्ट्रक्चर तैयार करते हो कि जिससे आपका जो क्लास के अंदर जो पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स का, वो बढ़े, ठीक है। तो आपने जो इंटेंजिबल से वो टेंजिबल की तरफ जाना, ठीक है। जो पॉलिसी का जब भी आउटकम होगा, वो हमारा टेंजिबल आउटकम होगा, यानी एक भौतिक, उसका हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी के अगर हम फीचर्स देखें, तो सबसे पहला जो होता है वो लॉन्ग टर्म फोकस होता है, ठीक है। पॉलिसी ज़्यादातर जो होता है, प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, जो हमने जब डिफाइन करा था, प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म होता है, मगर पॉलिसी जब भी होती है तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, ठीक है। और हमारा जो पेपर है वो पब्लिक पॉलिसी पे ही है, तो पब्लिक पॉलिसी ही जब पब्लिक है, तो हमें बहुत जो कैनवस है हमारा, वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव, देखिए पब्लिक पॉलिसी ना सभी लोगों को साथ लेकर, या फिर जब भी हम पॉलिसी की बात करेंगे, तो एक तरह से वो एक समावेशी होगी, वो सभी लोगों को कंसीडर करेगी, उस उस कंटेक्स्ट को कंसीडर करेगी कि जहाँ पे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है उस जगह को, ठीक है। इसका जो कवरेज है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, पॉलिसी हमेशा लार्ज एरिया पे अप्लाई होती है, जैसे कंट्री, स्टेट। तो हमने देखा है कि हम जो हमारा पेपर भी है वो भी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर ही है, ठीक है। तो वाइड कवरेज होता है, और पॉलिसीज़ फ्लेक्सिबल भी होती है, तो ये एडजस्ट करी जा सकती है कि जैसे टाइम, जैसे ज्योग्राफी के हिसाब से ये जो पॉलिसी है वो एडजस्ट भी करी जाती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी लचीलिता। अब मान लीजिए कि कोई पॉलिसी है जो दिल्ली में वर्क कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही पॉलिसी बिहार के अंदर ही वर्क करेगी, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी में डिफरेंस है, लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पॉलिसी को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या होती हैं, ठीक है। कि पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, तो देखिए जब भी हम पब्लिक पॉलिसी की बात करेंगे, तो हमेशा हम पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। और देखिए जो पब्लिक पॉलिसी है, इसमें एक वर्ड और एडिट रहता है जो कि समटाइम अंडरस्टूड होता है, वो होता है वेलफेयर का नोशन, ठीक है। या फिर अगर आप क्रिटिकल उस पर्सपेक्टिव में जाओगे, तो कई बार गवर्निंग का एस्पेक्ट्स होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट गवर्न कर रही होती है या फिर कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे कि जो
पब्लिक पॉलिसी है तो वो हम हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे. There can often be large, sometimes deliberate discrepancy between policy as intent and policy as practice. और हमें जब भी हम पब्लिक पॉलिसी के संदर्भ में बात करेंगे तो हमें एक त्रुटि हमारे सामने आएगी. जो डिस्क्रिपेंसी है वो ये है कि जब भी हम इवेलुएट करें या देखें तो हमें दो चीज़ें नज़र आती है कि पॉलिसी एज इंटेंट एंड पॉलिसी एज प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस क्या है. ठीक है, तो हमें ये चीज दो, हमें एक तरह से त्रुटि दिखेगी दोनों के अंदर कि जो नीति है उसका इरादा क्या था और व्यवहार में क्या हो रहा है. ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है पब्लिक पॉलिसी के संदर्भ में. अभी तक हम देखें तो हमने शुरुआत करा था पब्लिक पॉलिसी से. पॉलिसी के बाद हमने फीचर्स देखे और फिर हम आए पब्लिक पॉलिसी में. पब्लिक पॉलिसी, अब फिर हम एक बार जो पब्लिक पॉलिसी है उसको हम एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के तौर पे हम देखें, ध्यान से अगर हम डिफाइन करें तो हमें समझ में आएगा. तो देखिए, जब भी हम इस चीज़ को समझेंगे तो हमें जो पॉलिसी है वो हमें हमेशा टॉप पे रखनी है. ठीक है, पॉलिसी. फिर उसके बाद आती है आपकी प्लानिंग. ठीक है, इनमें अंतर है. फिर उसके बाद आपकी आएगी कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है. जी, ठीक है. तो देखिए, अभी थोड़ा सा अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इन चीज़ों के बीच में कि पॉलिसी, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, तो हम पाते हैं कि देखिए जो प्लानिंग होती है वो हमेशा कुछ स्पेसिफिक एक्शंस के बारे में बात करता है. प्लानिंग इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक एक्शन टेकन टू अचीव गोल सेट बाय पॉलिसी. कि जब भी हम प्लानिंग की बात करेंगे कि वो कुछ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाई है. ठीक है, जो प्लानिंग क्या होगी, हमेशा वो कुछ विशिष्ट कार्रवाई है जिससे हमें जो नीति के निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना है. ठीक है, तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक एक्शन. ठीक है, और प्लानिंग कब आता है? पॉलिसी के बाद आपकी प्लानिंग आती है. ठीक है, क्योंकि यहां पे आप एक्शंस को लेते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी जो विशिष्ट कार्रवाई हैं, जो काम करते हैं, वो इस वाले सेक्शन में करते हैं. दूसरा क्या इस प्लानिंग में हम देखते हैं तो कि ये हमेशा टाइम बाउंड होती है. ठीक है, जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा टाइम द्वारा निर्धारित होते हैं, या जो टाइम का जो फिनोमिना है वो यहाँ पे इंक्लूड होता है, यानी टाइमलाइन, कि हमें इस टाइम के अंदर ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी, ये होनी ही चाहिए, तभी आगे हम बढ़ेंगे. ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो जो प्लानिंग है उसके फीचर्स अगर हम देखें तो इंक्लूसिव, कि ये सभी को शामिल करे. टेंजिबल आउटकम, देखिए यहाँ पे जो पॉलिसी में हमने देखा कि यहाँ पे पॉलिसी का ओवरऑल इंटेंट तो यही है कि टेंजिबल आउटकम, मगर जो प्लानिंग है उसका एक फीचर हम कह सकते हैं कि टेंजिबल आउटकम. अगर प्लानिंग का आउटकम नहीं आ रहा टेंजिबल तो वो प्लानिंग नहीं मानी जाएगी, वो फेल मानी जाएगी. तो प्लानिंग मस्ट लीड विजिबल रिजल्ट्स. लोकल फोकस, जैसे कि हमने बात करा ना यहाँ पे स्पेसिफिक एक्शन, तो ये स्पेसिफिक सेक्टर्स की भी बात करते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक सेक्टर यानी स्पेसिफिक फोकस यानी लोकल फोकस. ठीक है, पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे देखो जो पर्सपेक्टिव है ना, यहाँ पे जो भी गवर्न कर रहा है तो उसका जो दृष्टिकोण है, जो पर्सपेक्टिव है, वो यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, जो भी प्लानिंग कर रहा है, जो भी पॉलिसी को सेंटर में रख के, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ही, जैसे NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है. ठीक है, NEP.
ठीक है, ये पॉलिसी सरकार ने बना दी। अब प्लानिंग क्या है, जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपनी प्लानिंग करिए कि हमें इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है कॉलेज लेवल पे, या फिर जो जो लोकल लेवल पे हम कैसे लेके आए। तो यहाँ पे वो अपना पर्सपेक्टिव लेके आती है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का एक पर्सपेक्टिव होगा कि हाँ हम इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो और स्पेसिफिक, मगर यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल नहीं है। इट इट फॉलोज क्लियर स्टेप्स एंड नॉट इन फ्लेक्सिबल, ठीक है। कि यहाँ पे देखो, जब पर्सपेक्टिव आ गया तो थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबल इसके हिसाब से ही हो गया, मगर यहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हमें ओवरऑल इसके गोल्स को हमें अचीव करना है ना, ऑलरेडी डिफाइन हो गया। जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें करनी थी वो हमें जब पॉलिसी बना रहे थे एनईपी की तभी बनाते थे। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब बन रही थी तभी हमने फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबिलिटी को हमने इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। मगर जब हम प्लानिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड नहीं है, बहुत बहुत कम क्षेत्र है फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आपके मेथड्स होते हैं, अप्रोच होते हैं जो प्लानिंग के गोल्स को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक एक पॉलिसी को लागू करने के लिए कॉलेज लेवल पे मल्टीपल वेज हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। तो स्ट्रेटेजी आपकी डिसाइड करती है कि कौन सा बेस्ट पाथ है जो हम इसको इम्प्लीमेंट करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है। और इसके अगर हम फीचर्स को अगर हम देखें कि इसमें सिंपल सा है, देखो ये मेथड या अप्रोच होते हैं जो कि यूज़ होते हैं जो प्लानिंग गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये इस लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसके अगर हम फीचर्स और ये क्या बात करता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है, कि कौन सा सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा रास्ता जो हमें मदद करेगा हमें इसे इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में, ठीक है। तो इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये एक तरह से टैक्टिकल होती है और कंटेक्चुअल होती है, ठीक है। सामरिक और प्रासंगिक होती है, यानी देखो मतलब सिचुएशन, लोकेशन, पीपल को समझ के यूज करी जाती है, ठीक है। कि यहाँ पे लोग, लोकेशन और सिचुएशन क्या है, तो हम उस हिसाब से उस टैक्टिक्स को अपना के हम इसे लागू करें। तो स्ट्रेटेजी हमेशा टैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पे दिखता है, जो फ्लेक्सिबल है, अगर हमारी कोई स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही तो हम दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। और ये स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अ स्ट्रेटेजी डिजाइंड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस और प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें एक विशिष्टता होती है, एक विशिष्टता यहाँ पे मौजूद होती है कि स्पेसिफिक वर्क करना है हमें, ठीक है। तो ध्यान से अगर हम देखें, डिफरेंस देखें, तो ये पिरामिड के तौर पे तो आपने समझा ही दिया कि पॉलिसी, मगर ये सारे पार्ट हैं, ये ध्यान ध्यान रखना, पॉलिसी के ही पार्ट है, मगर जो जो हायरार्की है वो उसको समझना है। तो देखो डिफरेंस क्या है पॉलिसी, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी में। जो पॉलिसी है वो आपको बताती है कि कहाँ जाना है, एक तरह से लॉन्ग टर्म विजन क्या है हमारा, ठीक है, किधर हमें मूव करना है। जैसे एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमें क्या करना है कि हमें जो स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है, जो इनरोलमेंट है, उसको इंक्रीज करना है, लर्निंग इनहेंस करनी है, आउटकम स्पेसिफिक होके हमें काम करना है। फिर प्लानिंग जो है वो प्लानिंग बताता है कि हमें क्या करना है, ठीक है, व्हाट टू डू, स्पेसिफिक एक्शंस क्या हैं जो हमें लेने चाहिए। और जो स्ट्रेटेजी है वो ये बताता है कि हाउ टू डू, कैसे हम करें इस चीज़ों को, कि बेस्ट अप्रोच कौन सा है, कौन सा सबसे अच्छा रास्ता है जिससे हम ये पॉलिसी को जो इसके आउटकम्स हैं उसको हम पा सके या अचीव कर सकें, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में देखें, जो ये जो प्लानिंग का जो हिस्ट्री है इंडिया में भी, ये किस तरीके से आया, पॉलिसी प्लानिंग ये किस तरीके से इसका ऐतिहासिक संदर्भ है। अगर हम ध्यान से देखें तो आप सबने पढ़ा होगा कि 1930 के आसपास विश्व स्तर पे एक क्या आई थी, महामंदी आ गई थी जिसे ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है। और उससे पहले जो है 1928 में जो यूएसएसआर है वो प्लानिंग के बारे में शुरुआत करते हैं, एक तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं यूएसएसआर,
ये 1928 में कि हम प्लानिंग के थ्रू सारी चीज़ें करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम प्लानिंग करके। तो ये जो मंदी आई 1930 में, इसमें पूरा विश्व एक तरह से प्रताड़ित रहा और इससे अफेक्टेड रहा। मगर कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर में इसका जो इफेक्ट था वो बहुत कम था, एकदम ना के बराबर। तो हर पूरे विश्व स्तर पे ये मांग उठी कि ये जो प्लानिंग मेथड है आगे बढ़ने का, ये बहुत अच्छा मेथड है। फिर इसी के बाद हम देख 1938 में आता है आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी। अब देखिए ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है ना, 1938 में 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, और इस कमेटी के जो हेड बने, जो प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और ये प्लानिंग कमेटी ही आगे फर्दर जो इंडिया के डेवलपमेंट में किस तरीके से हमें विकास करना है, किस तरीके से इंडिया को लीड करना है, इंडिया को किस तरीके से लीड करा जाए, उसके बारे में आगे ये देता है। तो ये देखिए इंडिया में 1944 में एक बॉम्बे प्लान आता है। अब ये बॉम्बे प्लान है क्या, इसमें देखिए जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जैसे पुरुषोत्तम दास हो गए, JRD टाटा हो गए, GD बिरला हो गए, ये सब लोग क्या सोच रहे हैं कि हम जो स्वदेशी जो हमारा उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, इसको प्रोटेक्ट करें, हम स्वदेशी इंडस्ट्री को आगे लेके जाए, जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है इसको आगे बढ़ाए। ये पूरे 15 साल का एक तरह से रोड मैप के बारे में यहाँ पे जिक्र होता है कि आगे आज़ाद भारत या आगे के भारत में क्या क्या हम करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है आपका गांधीयन प्लान। देखिए गांधीयन प्लान जो है वो लेके आते हैं हमारे SN अग्रवाल। अब ये गांधीयन प्लान अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरा का पूरा गांधी की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है कि हमें विलेज को मजबूत करना है, हमें जो अर्थव्यवस्था चाहिए वो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात करते हैं। जो स्वदेशी जो उद्योग है, जो स्वदेशी है, उसको मजबूत करा जाए। छोटी छोटी इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग, इसकी बात करी गई, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो ये गांधीयन प्लान आता है आपका लगभग 1944 में ही आता है, इसी के थोड़े से बाद में ही। फिर उसके बाद आता है एक पीपल्स प्लान। आप देखिए जो पीपल्स प्लान है ये लेके आते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय यानी MN रॉय। अब ये एक तरह से 10 ईयर का प्लान था कि आगे 10 ईयर क्या होगा, ठीक है। इसमें बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो मानवेंद्र नाथ बात करते हैं कि हमें ना जो जमीन है उसका राष्ट्रीयकरण करना होगा, यानी नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड करना होगा। जो एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। जो जो उपभोग आधारित जो वस्तुएं हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको ज़्यादा हमें प्राथमिकता देनी होगी। फिर इसके बाद आता है आपका पीपल्स प्लान के बाद आता है सर्वोदय प्लान। अब ये सर्वोदय प्लान किसके द्वारा ड्राफ्टेड है, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिन्हें JP के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्लान है ये भी एक तरह से गांधीयन प्रिंसिपल से ही इंस्पायर्ड है। अगर हम ध्यान से देखें तो गांधीयन प्रिंसिपल से, जैसे सर्वोदय, ठीक है। तो इसमें भी कौन कौन से लोग शामिल हैं, किन 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 के विचार शामिल थे। एक तरह से SN अग्रवाल जो कि खुद गांधीयन प्लान को ड्राफ्ट कर रहे थे, विनोदा भावे हो गए, और बाकी सारे लोग इनके इनके प्लान से ये इंस्पायर्ड था सर्वोदय प्लान। तो इसमें बात क्या किया गया कि हमें जो एग्रीकल्चर है या जो विलेज है उसको उनके उद्योग को मजबूत करना है। साथ ही साथ जो स्मॉल स्केल टेक्सटाइल है, जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, इनको आगे बढ़ावा देना है। फिर एक तरह से शॉर्ट हिस्ट्री है प्लानिंग की, अगर हम इंडिया के अंदर देखें कि देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो प्लानिंग का जो आइडिया है वो USSR से आ रहा है। 1930 में जो महामंदी आई जिसमें USSR बहुत ही कम प्रभावित हुआ। उसके बाद बॉम्बे प्लान आता है, गांधीयन प्रिंसिपल आता है 1944 में। फिर 1945 में पीपल्स प्लान आता है MN रॉय के द्वारा। फिर 1950 में JP प्लान एक तरह से ये सर्वोदय प्लान आता है, और उसके बाद ये नेशनल प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है।